हम जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे को लेकर, जहां पर उन्होंने विकास सौगातें दी तो साथ ही साथ किस तरीके से अपने विरोधियों पर भी, खासकर कांग्रेस को घेरा। इसी पे हम करेंगे चर्चा। इसी पे हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए और इस वक्त का इस चर्चा को लेकर विशेष भी है। प्रधानमंत्री की हुंकार, राजस्थान में बदलाव तय, निश्चित तौर से उन्होंने इस बात का जिक्र किया। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शेखर अय्यर जी, वरिष्ठ पत्रकार, इसके अलावा विजय त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, अगर राजस्थान के लिहाज से बात की जाए तो किस तरह से आप देखते हैं, प्रधानमंत्री ने बहुत ज्यादा मुखर होकर स्पष्ट किया कि साहब कैसे 4, साढ़े 4, पौने 5 साल की इस बीती सरकार में राजस्थान लगातार बदनाम होता रहा है, खासकर कानून व्यवस्था के मोर्चे को लेकर। ये दुख की बात है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज बात की और राजस्थान में जो चल रहा है उसका रिकॉर्ड देखा जाए, एनसीआरबी का रिकॉर्ड भी देखा जाए, तो न केवल लॉ एंड ऑर्डर, खासतौर से महिलाओं के अपराध को लेकर जो नंबर 1 पर दिखाई देता है राजस्थान, वो भी एक बड़ी चिंता का विषय। और अभी 2 दिन पहले भी एक बड़ी घटना हुई जब एक महिला को जला दिया गया, तो वो ऐसी चिंता है जिसको लेकर राजस्थान के लोग परेशान है और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर बार बार सवाल खड़े किए जाते रहे। लेकिन राजस्थान की राजनीति को देखें तो पिछले 2 साल से 2.5 साल से वहां पर जो पार्टी है, सरकार है, वो अपने अंदरूनी जो झगड़े हैं उसमें ज्यादा व्यस्त रही। सरकार बचाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए वो तमाम कोशिशें होती रही और जितना ध्यान सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पर देना चाहिए था वो नहीं दिया। और इसीलिए प्रधानमंत्री जिस तरह से आज हमलावर रहे हैं, हुंकार उन्होंने भरी है और लॉ एंड ऑर्डर का मसला उठाया है, वो आम आदमी की आवाज है। राजस्थान में जो आदमी है वो बार बार सरकार से ये सवाल लगातार करता रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। आज उन घटनाओं का जिक्र करने का कोई मायने नहीं, लेकिन पिछले 5 साल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए। जी शेखर जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज कन्हैया लाल के हत्याकांड का जिक्र एक बार फिर से किया और निश्चित तौर से एक ऐसी घटना थी जिसके बाद पूरा देश स्तब्ध हो गया था। दुनिया भर में इस बात को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री का साफ आरोप कि इसके बाद भी वोट बैंक की राजनीति को सहेजने की कोशिश की गई, वो मुखरता नजर नहीं आई कानून व्यवस्था के मोर्चे पर। बिल्कुल, देखिए वो पर्टिकुलर घटना जिसके आज पीएम जिक्र कर रहे थे, सबको शॉक किया गया था, पूरे देश शॉक हो गया था जब इस तरह वीडियो करके, वीडियो को भी उन्होंने पूरे सोशल मीडिया में डाल के, जैसे प्रधानमंत्री कह रहे थे कोई डर नहीं था कि उन पर कार्रवाई होगी, पुलिस उनको पकड़ेगी, ऐसे कोई डर नहीं था। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो एक प्रकार से कांग्रेस के शासन में एक चिंता हमेशा थी कि भाई हमारी जो वोटिंग, हमारी जो वोट बैंक है या आप वोट बेस कहिए, वो कहीं ना कहीं उस पर कोई असर नहीं होनी चाहिए इस तरह की घटना से। इसलिए थोड़ा ढील मामला रहा है जिसको विपक्ष ने बार बार उठाया। और दूसरी बात, एक चीज आज आपने देखा होगा कि पीएम स्वयं एक प्रकार से कॉन्फिडेंस जताए कि जब चुनाव होगा उस समय वहां एक बदलाव आएगा और उस बदलाव को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि जो काम, जो लोक कल्याण के लिए जो काम शुरू किए उस पर कोई रुकावट नहीं होगी, उसको इम्प्रूव किए जाएंगे, उसका बेटर होगा। क्योंकि अभी क्या हुआ था कि देखिए, जब राहुल गांधी जी का भी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब राजनीतिक स्थिति की उन्होंने जब बात किया तो कहा कि राजस्थान में थोड़ा टफ फाइट मामला है जी। उसके बाद तुरंत अशोक गहलोत ने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं अपील करता हूं प्रधानमंत्री और बीजेपी को कि मेरे अच्छे काम को आगे ले जाए अगर वो सत्ता पे आते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या अशोक गहलोत जी वाकई कंसीड कर रहे हैं कि उनके लिए फिर वापसी आना दिक्कत हो रहा है, कांग्रेस के लिए दिक्कत हो रहा है। इस तरह की बातें आई जिसको आज प्राइम मिनिस्टर ने स्वयं एक प्रकार से एश्योरेंस दी अशोक गहलोत जी को कि उनकी कार्यक्रम को कोई बाधा नहीं होगा, जो अच्छे काम है वो आगे पर चलते रहेंगे। जी, जनहित में काम जारी रहेंगे, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। विजय जी, आपको लगता है कि काउंटडाउन एक तरीके से शुरू हो गया, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया, लेकिन कांग्रेस की क्या असल लड़ाई अंतरकलह ही है? क्योंकि जिस बात का आपने जिक्र किया कि कुर्सी बचाने को लेकर लगातार सचिन पायलट का गुट हो या गहलोत का गुट हो, यही आपस में लड़ाई लगातार होती रही है। इसका खामियाजा सबसे ज्यादा राज्य की जनता ने भुगता है बीते इन वर्षों में। बिल्कुल ठीक है। पिछले 3 साल से 2.5 साल से तो आप कम से कम देख ही रहे हैं कि सरकार की जो प्राथमिकता है वो सरकार बचाने की रही, और जो दोनों गुट हैं वो या तो सरकार में बैठने के लिए या सरकार को बचाने के लिए एक्सरसाइज करते रहे। और जाहिर है जब पार्टी में इंटरनल इस तरह का कंफ्लिक्ट होता है तो उस पर पहले फोकस होता है, जनता उसके बाद में आती है। और दोनों बातें हुई जिसका जिक्र किया
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी जिक्र किया कि आप अश्योर करें प्रधानमंत्री जी की यदि आपकी सरकार आती है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तो योजनाएं जो है वो बंद नहीं होगी। इसका मतलब उनको लगता है कि कहीं ये बात नहीं है। और प्रधानमंत्री ने भी एक बेहतर तरीके से इस बात का जवाब दिया कि जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वो बंद नहीं होगी। एक चीज मैं छोटी सी जोड़ देना चाहता हूँ कि मुझे जानकारी मिली, पार्टी का मतलब कांग्रेस पार्टी का इंटरनल अभी सर्वे करवाया गया। एक कंपनी है जिसके थ्रू ये करवाया जा रहा है। उनका मानना है कि कम से कम 70 एमएलए तक उनके खिलाफ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, और यदि उनको नहीं बदला गया तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब आप सोच लीजिए कि 100 में से 110 में से 105 में से यदि 70 एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो तो सरकार को या जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी है वो किस तरह से लड़ाई लड़ेगी। और अभी तो वो थोड़ा सा कोई आया नहीं है, उनके नाम भी तय नहीं हुए हैं कि कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट कौन होंगे। फिर उसमें झगड़ा ये हो रहा है कि सचिन पायलट के कैंडिडेट कितने होंगे, अशोक गहलोत जी के कितने कैंडिडेट होंगे, डोटासरा साहब जो पार्टी प्रेसिडेंट रहे उनके कितने कैंडिडेट होंगे। सेंट्रल लीडरशिप अभी तक उसमें बैठकर ये नहीं तय कर पाई है, तो वो लड़ाई के लेवल पर आए नहीं। आपको ध्यान हो प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं बार राजस्थान पहुंचे, ठीक है, और पिछले एक हफ्ते में दूसरी बार वहां पर पहुंचे और उनका फोकस बार बार वहां रहता है। भारतीय जनता पार्टी की आप सोचिए, एक हम लोग कहावत कहते हैं कि प्यासा है वो कुएं के पास जाता है। पहली बार मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जयपुर जाकर पार्टी के कैंडिडेट के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। तो मतलब प्यासा कुएं के पास नहीं है, कुआं ही पहुंच गया वहां पर प्यासे के पास कि किस तरह से इसको डिसाइड किया जाए और क्या किया जाए। कल यहां पर भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है, मुझे जानकारी मिली कि 50 से ज्यादा टिकट उन्होंने फाइनल कर दिए। 1-2 दिन में शायद उसका हो जाए, लेकिन जो सेंट्रल लीडरशिप है बीजेपी की वो पूरा फोकस किए हुए है कि किस तरह से वहां पर काम किया जाए। और कांग्रेस की लीडरशिप अभी मुझे ध्यान नहीं कि वहां पर किस तरह से काम कर रही है या कैसे कैंपेन पर चल रही है वो आज। जी शेखर जी, समस्या सबसे बड़ी यही है जो विजय जी कह रहे हैं कि जो टॉप लीडरशिप है, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, उसके द्वारा किए जा रहे काम, रणनीतिक तरीके से फैसला लेने के तरीके से उसको जमीन पे उतारने को लेकर एक बहुत बड़ा अंतर साफ तौर से दिखाई पड़ता है कि बीजेपी कैसे तय करती है, जमीन पे उतारती है, और कांग्रेस का एक ढुलमुल रवैया उसके लिए ही एक तरीके से आत्मघाती साबित होता है कई बार। बिल्कुल नरेंद्र जी, देखिए 2018 में जो चुनाव परिणाम आया था उसको बीजेपी ने खूब अच्छी तरह समझ गए, और जितने हो सके उतना कोशिश ये हो रही है कि जो कैंडिडेट सिलेक्शन में उसमें केवल विनेबिलिटी के अलावा और कुछ फैक्टर इस पे मैटर ना करें, क्योंकि बार बार यही था कि भाई फलाना फैक्शन का है, फलाना फैक्शन का है तो इसको टिकट दे दो। ऐसे करके पिछले बार कुछ ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जिसको लेकर पार्टी के अंदर भी लगा कि अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और बेटर होता तो परिणाम अलग तरीके से होता। इसीलिए आपने देखा होगा जो मीटिंग की बात कर रहे हैं, जो विजय जी ने भी बात किया कि जो जयपुर में मीटिंग हुई थी वो रात 3 बजे तक चली, जिसमें सब सीनियर लीडर्स पार्टिसिपेट किए। जिस मीटिंग अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी दोनों उस मीटिंग को ये किए थे, प्रेजाइड किए थे। उस मीटिंग में लंबा एक डिस्कशन हुआ, एक ईमानदारी की तरीके से कि क्या क्या कारण है, क्या चीजें हैं जिस पर गैप्स क्या है। क्योंकि देखिए एक प्रकार से कांग्रेस के अंदर एक पैचअप हुई है, यानी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, लेकिन वो पैचअप कितना जमीन लेवल पे पहुंचा है कि क्या उनकी रेस्पेक्टिव कैडर्स वो साथ मिलकर काम करेंगे, ये सारे सवाल आते हैं। तो इससे सब ध्यान रखते हुए बीजेपी ने यह तय किया कि वहां पे चुनाव लड़ना है, एक संयुक्त नेतृत्व में लड़ना है, कोई किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। सीएम के रूप में आज भी प्रधानमंत्री ने उसकी जिक्र की, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे तो आपको लोटस ही सिंबल है, वही मेन चीज है। इसका मतलब जॉइंट लीडरशिप, कंबाइंड लीडरशिप, कोई किसी पर्सनालिटी की प्रोजेक्शन नहीं है। जी विजय जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का ये लगातार इस बात को विश्वास दिलाना कि साहब 9-9.5 वर्षों के काम के माध्यम से जो एक विकास की लकीर खींची है, मोदी की गारंटी के तौर पर उसको आगे बढ़ाना, और राजस्थान में आज सार्वजनिक सभा में यह कहना कि उम्मीद भी कमल, उम्मीदवार भी कमल, और उसी के तहत हम चुनाव में जाएंगे, ये भी अपने आप में इसके शब्दावली के बहुत कुछ मायने, एक बड़ा संदेश सभी को। बिल्कुल बड़ा संदेश है। जैसे अभी जिक्र किया गया, शेखर साहब ने किया कि
एक कंबाइंड जॉइंट लीडरशिप की बात है कि वो सब मिलकर करें। जो पहले होता था फ्रैक्शन बने हुए हैं, जो कांग्रेस में भी दिखाई दे रहा है, उस फ्रैक्शन को दूर करके, फ्रैक्शनलिज्म को दूर करके काम किया जाए, कमल के साथ किया जाए। और इससे क्या फायदा हो रहा है आप देखिए, मध्य प्रदेश में भी देखिए, राजस्थान में भी देखिए, छत्तीसगढ़ में भी देखिए। यदि लीडरशिप के मुकाबले में होता तो वो राजस्थान की लीडरशिप लोकल लीडरशिप वर्सेस लोकल लीडरशिप होता। अब ये इलेक्शन लोकल लीडरशिप वर्सेस प्रधानमंत्री हो गया है। तो प्रधानमंत्री अपने 9 साल के कामकाज को उसमें जोड़कर वो वहां पर पढ़ रहे हैं। तो ये मुकाबला थोड़ा सा अपने आप में भारी हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को लेकर तो आमतौर पर कोई भी सवाल खड़े नहीं करता, शायद अशोक गहलोत जी भी नहीं करते होंगे। तो उसका एक बड़ा फर्क पड़ा। और फिर स्ट्रेटेजी में बीजेपी ने बहुत काम किया है। मुझे जानकारी मिली कि पार्टी ने जो 200 सीटें हैं उसको 4 कैटेगरीज में बांटा है, A, B, C, D। ए का मतलब है कि जो सबसे मजबूत सीटें हैं उनकी, और डी का मतलब है जो सबसे कमजोर सीटें हैं, और उनके लिए अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी बनाई है। यहां से 44 लीडर देश भर से उन्होंने अपनी पार्टी के जो मजबूत लोग हैं उनको अलग अलग जिलों में तैनात किया। तो वो लीडरशिप का स्ट्रेटेजी पर बड़ा काम हुआ है। एक सीट को लेकर बात हुई है, एक सीट पर काम हुआ है, और कमल को या जॉइंट लीडरशिप को लेकर करने से एक फायदा हुआ है कि वहां पर कोई भी एक फ्रैक्शनलिज्म नहीं होगा, गुटबाजी नहीं होगी कि मैं मुख्यमंत्री होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। तो उसका भी फायदा एक वहां पर हो सकता है पार्टी को। जी शेखर जी, एक अंतिम सवाल, क्योंकि किस तरह से आप देखते हैं कि जहां पार्टी अपनी रणनीति भी बना रही है तो वहीं मुद्दों को लेकर भी धार लगातार बनी हुई है। पेपर लीक माफिया को लेकर भी आज प्रधानमंत्री मुखर नजर आए, तो लाल डायरी के काले कारनामे भी लगातार राजस्थान में सुर्खियां बने हुए। बिल्कुल नरेंद्र जी, ये सारे मुद्दे चुनावी मुद्दे हैं। देखिए, इसको लेकर राजस्थान असेंबली में भी काफी बहस हुआ, हंगामा भी हुआ। ये लाल डायरी को लेकर, ये क्या है, ये डायरी क्या है, किसका नाम है, क्यों पेमेंट की बात हो रही है, इस पे क्या पेमेंट है, किसके लिए पेमेंट है, ये सारी चीजें जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार एक राजस्थान चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा सचिन पायलट स्वयं ने भी उठाया था कि हमारी सरकार ठीक तरह से काम नहीं किए, आपने ये भी देखा होगा। तो ये सारे कुल मिला के देखा जाए, ये जो राजस्थान का जो चुनाव है, मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत अच्छी फाइट दे रही है, और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं कई मुद्दे पर डिफेंसिव होना पड़ रहा है। जी, तो बिल्कुल अपने आप में ये बड़ा दिलचस्प है कि चुनाव से पहले लगातार डायरी का एक जिक्र कर दूं संक्षेप में। जी जी, लाल डायरी का मसला भी अशोक गहलोत सरकार के मंत्री ने उठाया, वो बीजेपी की तरफ से या किसी दूसरी पार्टी की तरफ से नहीं उठाया गया, और वो भी विधानसभा में सरकार का एक मंत्री उस मसले को उठाया, और उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी चर्चा ठीक नहीं है। लेकिन जैसे सचिन पायलट का जिक्र किया शेखर साहब ने, वैसे सचिन पायलट से राजेंद्र गुढ़ा तक जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए वो कांग्रेस के अपने लोग थे। जी, तो अपने ही लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उसका जवाब देता कोई नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया विजय जी आपका और शेखर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का।